आज मेरी सहेली सायरा की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। सायरा मेरी बचपन की सहेली थी। हमने अपना बचपन लड़कपन और जवानी के साथ ही गुजारी थी। 3 घर छोड़ के इसका घर था और बचपन में तो हम दोनों जैसे साथ ही रहते सारा दिन, मगर जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही हमें एहसास दिलाया गया कि अब हम हर वक्त साथ नहीं रह सकते। मगर हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। हम तकरीबन रोज ही मिला करती थी और अब तो जब से इसकी शादी का हंगामा शुरू हुआ था मुझे तो घर में चैन ही नहीं आता था। खैर, आज तो मैं बड़ी चाह से तैयार हुई थी और सवेरे ही सायरा के घर पहुंच चुकी थी। इसी वक्त मैंने देखा अम्मा भी मेरे पीछे आ चुकी थी और इनके हाथ में अपना देसी घी का डिब्बा था जो वो हर शादी में ले जाया करती थी और दुल्हन की नाक में देसी घी डाल देती और फिर दुल्हन की सास के कान में ना जाने क्या कहती कि वो खुशी से इनको भर भर के नोट देती थी। अम्मा को आता देखकर ना जाने क्यों सायरा बहुत घबरा गई थी। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अभी वो तैयार नहीं हुई थी, ना ही उर्दू लिबास पहना था। मैंने इसे देखकर पूछा, क्या हुआ सायरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो अचानक? मैंने इसका हाथ थाम कर पूछा तो इसने चौंक कर मुझे गौर से देखा और तब इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। अचानक ही बोली, सुन नौशी, तू ऐसा कर, कुछ देर के लिए ये घूंघट ओढ़ ले और यहाँ मेरी जगह बैठ जा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। ये तो क्या कह रही है पगली, मैं तेरी जगह क्यों बैठूं और तू जाकर रही है? मेरे पूछने पर इसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, देख तू बहन है ना मेरी, मुझे एक बहुत जरूरी काम है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। तू बस यहाँ बैठ जा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी और साथ में इसने अपना अबाया भी पहना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। नहीं सायरा, तो इस तरह बिना किसी को बताए कहीं नहीं जा सकती। चाची को इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा करेगी। मैंने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, मगर वो मुझे दोस्ती की कस्में देकर और जबरदस्ती मुझे घूंघट उड़ाकर वहां से चली गई और मैं बस देखती रह गई। मुझे बहुत खौफ आ रहा था, भला अगर चाची ने देख लिया तो गजब हो जाता। आज से पहले कभी सायरा ने ऐसी कोई हरकत न की थी। मैं हैरान परेशान बैठी रह गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि वहाँ अम्मा आ रही थी और इनके साथ सायरा के सास भी थी। मेरे तो होश उड़ गए। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ? अम्मा को पता चला तो वो मेरी बोटी बोटी कर देंगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने अपना घूंघट सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ लिया था, कहीं सरक ना जाए। अम्मा और खाला ज़ैनब हंस हंस कर ना जाने क्या बातें करती जा रही थी, जबकि मेरी तो जान पे बनी थी। अम्मा ने मेरे करीब बैठकर हल्के से कहा, सायरा बेटा सीधा लेट जाओ। इनकी बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी, मगर वो इसरार किए जा रही थी। मजबूरन मैं लेट गई। अम्मा ने देसी घी मेरी नाक में डालना शुरू किया और साथ साथ मेरे पेट पर मालिश भी करने लगी और इनका हाथ बहुत सख्त था। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ जांच रहे हैं, जिस तरह कोई तबीब चेक करता है, और मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने बामुश्किल अपने सुसुक्की रोकी। चंद मिनट बाद अम्मा ने मुझे छोड़ दिया और तब जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने चादर की आड़ से देखा। अब अम्मा सायरा की सास को कुछ कहती जा रही थी, मगर मुझे हैरत होने लगी क्योंकि खाला ज़ैनब खुश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बेदिली से अम्मा के हाथ में रकम रखी और अम्मा हंसती मुस्कुराती वहां से निकल गई। साथ ही खाला भी जा चुकी थी। अब मेरी जान में जान आई थी। मेरा पेट दुख रहा था। अम्मा ने इतनी जोर से मालिश की थी। अब मुझे सायरा पे गुस्सा आने लगा था। किस मुसीबत में मुझे फंसा के गई थी, वो मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक सायरा वापस आ गई। इसे देख के मैं जल्दी से चादर उतारी और इसे बहुत बुरा भला कहा, जिसके बदले वो हंस हंस के लूटपुट होने लगी। फिर इसने बताया कि वह इसी देसी घी वाली बात से खौफ ज्यादा होकर छुपकर भागी थी। इसके बाद में मैं हैरत से इसे देखने लगी। मगर क्यों सायरा? बस यार, तुम नहीं समझोगी। मेरी खाला की बेटी ने बताया था, इसे बहुत तकलीफ हुई थी। तेरी अम्मा ने बहुत जोर से दबा के मालिश की थी, इसीलिए मैं तुझे बिठा के गई थी। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसकी बात पे मैं खफा हो गई तो वो मुझे मनाने लगी। फिर वो तैयार होने लगी। इसी तरह पता नहीं चला वक्त का और वो रुखसत होकर पिया देश सुधार गई। मैं खूब रोई थी इसके जाने पे और रात के तकरीबन 10 बजे मैं घर वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। आते ही बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ अम्मा खड़ी थी और उन्होंने हैरत से अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था।
अचानक वो चिल्लाई, नौशी ये तूने क्या कर दिया? इनकी बात पे मैं घबरा कर अपने पेट की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरी अम्मा काफी मशहूर थी, जहाँ भी जाती लोग इनकी बहुत इज्जत किया करते थे और हर जगह इनका चर्चा था। इनकी खासियत थी कि जब भी वो किसी शादी में जाया करती तो अपने साथ देसी घी जरूर ले जाया करती और वो देसी घी दुल्हन की नाक में डाला करती थी और कुछ देर बाद वो दुल्हन के सास के कान में ना जाने ऐसा क्या बोलती कि वो बहुत खुश होकर इन्हें अच्छी खासी रकम और तोहफे अलग से दिया करती थी। मैं हर वक्त यही सोचा करती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी और इसका मकसद क्या था, मगर मुझे कभी यह बात समझ न आई थी। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। मैंने कई बार इनसे पूछने की भी कोशिश की, मगर वो अजीब नजरों से मुझे घूर के देखती कि मेरी सांस रुकने लगती। मुझे अम्मा से बहुत खौफ भी आता था। वो बहुत सख्त मिजाज की थी। इनके मुंह में हर वक्त पान रहता था। वो थी तो काफी मिलनसार, लेकिन अगर किसी से अनबन हो जाती तो अगले बंदे की खैर ना होती थी। वो कभी भी किसी तौर पर माफ करने को तैयार ना होती थी, चाहे इनकी सगी बेटी ही क्यों ना हो। इनके इस आदत से मैं बहुत बेजार रहा करती थी। मेरी माँ ही तो थी मेरा सहारा। बाबा ने तो कई साल पहले हमें छोड़ दिया था और अपनी पसंद से शादी कर ली थी। अब्बा काफी अच्छी जॉब पर थे और इनके पास रुपये पैसे की कोई कमी ना थी। अपना बड़ा सा घर, गाड़ी, सब कुछ था। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ा करते थे, जबकि मैं यहाँ एक सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़ी थी। हमारे पास ना अच्छा खाने को होता, ना अच्छा पहनने को होता। फिर अचानक जैसे अम्मा के हाथ अलादीन का चिराग लग गया और उन्होंने देसी घी नाक में लगाने वाला काम शुरू कर दिया। अब तो बहुत सी औरतें हमारे घर भी आया करती थी। अपनी दुल्हनों को लेकर कई बार मैंने देखा था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े घर की ख्वातीन आया करती और अम्मा को ले जाया करती थी। बदले में इनको गाड़ी भर भर के तोहफे दिए जाते, कीमती मलबूसात और जरूरत की चीजें जिनमें हर सामान होता था। अम्मा वो मलबूसात मेरे जहेज के लिए रख दिया करती थी और कोई खातून कभी तोहफे में टी सेट वाटर से, कभी डिनर सेट तक दे दिया करती, तो वो भी मेरे जहेज वाले ड्रिंक में रख दिया जाता। अब हमारे दिन फिरने लगे थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना नसीब हुआ था। अम्मा तो अब घर में कम ही नजर आया करती थी। कभी इसकी शादी, कभी इसकी शादी, लेकिन मेरा अंजस अब भी बरकरार था, बल्कि काफी बढ़ने लगा था। मैं हर वक्त इसी टवा में लगी रहती कि किसी न किसी तरह अम्मा का ये राज जान सकूं, मगर वो इतनी मोहतात रहा करती थी कि मुझे कभी कुछ मालूम ना हो सका। और इन्हीं दिनों में अचानक सायरा की शादी का शोर उठा। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसकी शादी बहुत अच्छी जगह हो रही थी। अब तो मेरा एक पैर अपने घर होता तो एक सायरा के। इन्हीं दिनों मैंने अम्मा को एक गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। मैंने देखा रोज एक कार हमारे घर के पास रुकती और अम्मा अपना बुर्का पहनकर इसमें जा बैठती। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, ना जाने क्या बात थी। अम्मा इसी तरह कभी एक ही बंदे के काम से रोज नहीं जाती थी। इसका तो बस यही काम होता था, दुल्हन के नाक में देसी घी डाला करती और वापस आ जाती। मगर इस बार ऐसा क्या था कि वो पूरा दिन बाहर रहने लगी थी और मुझे कहती कि जब तक मैं वापस ना आती हूँ तो सायरा के साथ रहना। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती कि अपनी जान से प्यारी सहेली की शादी की तैयारियों में इसके साथ रहती। लेकिन मुझे अम्मा का दिन भर बाहर रहना भी बहुत खलता था। वही कार इनको छोड़ने आया करती थी। अम्मा वापसी पे एक डिब्बा लाया करती थी, जिसे वो आते ही अपने संदूक में छुपा कर रख देती और इसमें ताला लगाकर फिर सुकून से बैठ के अपना बुर्का उतारा करती थी। मैं इसी सोच में गुम रहती कि बंदा 2 घड़ी सांस ले ले और फिर वो डब्बा रखे, मगर नहीं, वो तो जैसे एक सेकेंड भी इसे किसी की नजर में ना आने देना चाहती थी। और मुझे भी साफ अल्फाज में समझा दिया था कि खबरदार नौशी, अगर तूने किसी को भी इसके बारे में कुछ बताया तो वो संदूक की तरफ इशारा करके बोली, मगर अम्मा इसमें ऐसा क्या है? मैं जी कड़ा करके पूछ लिया। मेरे सवाल पर उन्होंने खूनख्वार नजरों से मुझे देखा। तुझे बोला है ना कि इसके बारे में ये लफ्ज नहीं बोलेगी तू। मेरी तो रूह काम गई। इनकी लाल अंगार आंखों को देखकर मैंने दिल ही दिल में तौबा की और वहां से भागने में ही आफियत जानी। लेकिन मुझे अब तक समझ न आई थी कि अम्मा की कि वो क्यों परेशान थी या किसी काम के सिलसिले में इंतहाई परजोश थी। इनका रवैया कुछ अजीब सा हो गया था। हमेशा जल्दी में रहा करती, अब इनको घर का कोई होश न था। खैर, मैं भी सायरा की शादी के सिलसिले में मसरूफ थी, मगर इसकी शादी के दिन जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। अम्मा का सायरा समझ के मुझे वो भी नाक में डालना और फिर अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सब क्या था?
एक सोची समझी साजिश या इत्तेफाक, मगर इस सब का नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, मेरा पेट फूलता जा रहा था, जहाँ सुर्ख रंग के बड़े बड़े फोड़े बनते जा रहे थे। अम्मा, मैंने दर्द से करा करा कर पुकारा, मगर अम्मा तो जैसे सत्ते में आ गई थी। न वो कुछ बोल रही थी, न सुन रही थी। अम्मा अम्मा, मैंने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जाके वो होश में आई और कांपते हाथों से मेरा माथा छुआ। नौशी, ये तूने क्या कर दिया मेरी बच्ची? इनके होठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू जारी हो गए थे। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, खुदारा मुझे बचा लो, मुझे इस तकलीफ से निजात दे दो। मैंने इनका हाथ जोर से जकड़ लिया। दर्द से मेरी आंखें जैसे बाहर आने को थी और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे इल्म न था कि मैं कब से बेहोश थी। मेरे दोनों बाजुओं में ड्रिप लगी हुई थी और जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, मेरे पेट में शदीद दर्द की लहर उठी। इसी वक्त जाने कहां से अम्मा आ गई और मुझे थाम लिया। नौशी, लेटी रहो मेरी बच्ची। इनके लहजे में क्या था मैं समझ ना पाई थी, मगर मजबूरन लेट गई क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पूरे वजूद में किसी ने सुइयां चुभो दी थी। कुछ ही देर में मुझ पे फिर से गंदगी तारी हो गई थी और मैं होश और खुद से बेगाना हो चुकी थी। और फिर जब दोबारा मुझे होश आया और अम्मा ने जो कुछ मुझे बताया, मुझे लगा आसमान मेरे सर पे आ गिरा था। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, ये तो क्या कह रही है? मैंने बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए, मगर अम्मा बस अपनी आंखों पे दुपट्टा रखे आंसू बहाए जा रही थी। जब मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया। नौशी, मैं शुरू से तुझे सब बता दूंगी, फिर तुझे अपनी माँ को शायद माफ कर सके। इनका पूरा वजूद कांप रहा था, मगर मैं क्या करती? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और अम्मा अपनी कहानी सुनाने लगी। नौशी, जब तो पैदा हुई थी बेटा, तभी तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया था कि इसे ना कम सूरत बीवी चाहिए थी, ना ही कम सूरत औलाद। बदकिस्मती से तू भी मेरी तरह ही कम सूरत निकली, लेकिन मैंने अपने दिल पर जबर किया और सब्र से काम लिया। सारी जवानी लोगों के काम काज करके गुजारी ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। फिर मुझे एक जानी मानी दाई के यहाँ काम मिल गया। मैं दिन भर इसके घर के साफ सफाई किया करती थी और बदले में चंद रुपये मिल जाया करते थे। फिर जो ख्वातीन डिलीवरी के लिए आया करती, वो भी बच्चे की पैदाइश की खुशी में मुझे रकम देने लगी। कोई 100, कोई 200, कोई तो 500 भी दे जाया करती। मैं इस काम से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने देखा दाई करीमा के पास एक औरत अपनी बहू को लेकर आई और कहा कि चाची, यहाँ इसको जरा देख के बताया, ये बांझ तो नहीं? तब मैंने देखा दाई करीमा ने इसी लड़की को लिटाकर इसके नाक में देसी घी डाला और फिर इसकी जोर से मालिश की। वो इसके पेट में काफी देर तक जैसे कुछ तलाश करती रही और फिर बोली, तेरी बहू बांझ नहीं है, बस जो खराबी थी वो मेरी पालिश और देसी घी से ठीक हो गई है। अब तो देखना इसी माह ये उम्मीद से ना हुई तो मेरा नाम करीमा नहीं। माँ से यहाँ ने इतने एतमाद से कहा कि वो औरत बहुत खुश हुई और माँ से करीमा को काफी सारे नोट थमा के गई और अगले माह ही इस लड़की की उम्मीद से होने की खबर मिली। इस दिन मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और मैंने मासी के यहाँ से पूछ लिया कि ये सब क्या था। तब इसने मुझे ये राज बताया कि जब मैं नाक में घी डाल के मालिश करती हूँ तो लड़की के खुद से सारे मौजी अमराज दफा हो जाते हैं और इसे आराम से हमल ठहर जाता है। इस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं ये हुनर जरूर सीखूंगी। मैंने मासी से कहा, मासी, आज के बाद तू भले मुझे तनख्वाह न देना, मगर मुझे ये हुनर सिखा दे। माँ से करीमा तो खुश हो गई, इसे अब मुझे तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। यूं मैं 1 माह के अंदर अंदर ही इस हुनर में माहिर हो गई और मैंने देखा जो भी लड़की नाक में घी डलवा के जाती है, अगले माह ही इसकी उम्मीद की खबर मिल जाया करती। तब मैंने पूरे मोहल्ले और खानदान में यह बात फैला दी कि मैं नाक में देसी घी डाल के बता देती हूँ कि वो बांझ है कि नहीं, और इसी तरह मेरा यह काम चल निकला। मैं बहुत खुश थी। लोग शादी के दिन ही दुल्हन का इलाज करवाते और वो उम्मीद से हो जाया करती, लेकिन फिर एक दिन मुझे एक औरत ने अपने घर बुलवाया। मैं समझी कि वो भी इलाज के लिए बुलवा रही है, मगर इसने मुझे किसी और काम के लिए ही बुलवाया था। मैं जैसे ही इसके बंगले में पहुंची, मैंने देखा वो एक आलीशान घर था जहाँ का साजो सामान मेरी सोच से भी बढ़कर था और वहाँ बैठी औरत तो निहायत कीमती लिबास ज़ैब तन किए हुए थी। गले में मोटी सोने की चैन, उंगलियां हीरों की अंगूठियों से भरी पड़ी थी। मैं अंगशत बंदाह रह गई। इस औरत ने मेरी खूब अवभगत की और मेरे सामने 1 लाख की रकम रखी। बोली, मेरा एक छोटा सा काम है, इसके बदले मैं हर माह ये रकम दिया करूंगी। मैं तो रकम ये देखकर ही दंग रह गई थी और हर माह इतने रकम का सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मुझे क्या काम करना होगा। इस बात पे वो औरत पर इसरार अंदाज में मुस्कुराई और बताया कि वो एक अमराज निस्वां की डॉक्टर है
اور اکثر اس کے پاس ایسی خواتین آیا کرتی ہیں جو ماں تو بننا چاہتی ہیں مگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ کسی اور کے کوکھ میں پلے تاکہ ان کا نہ تو وزن بڑھے نہ انہیں کوئی اور تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ اس لیے میں ان کا بچہ کسی اور کی کوکھ میں ٹرانسفر کر دیا کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ میری مریضہ کا علاج کریں گی تاکہ وہ ایک ہی ماں میں امید سے ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیرت میں پڑ گئی۔ پہلے نہ کبھی ایسا سنا تھا نہ دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سارا معاملہ سمجھایا تب میں سب سمجھ گئی۔ یہ تو آج کل عام ہے، کوئی بھی غریب عورت اچھی خاصی رقم کے بدلے اس بچے کو 9 ماہ تک اپنے کوکھ میں پالتی تھی اور بچہ ان کے والدین کو مل جایا کرتا۔ اس میڈم کے ہر کیس میں میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی اور مجھے ہر ماہ کا 1 لاکھ مل جایا کرتا تھا۔ میں بہت خوش تھی، نہ گھر کا ہوش تھا نہ اپنے بچے کا۔ لیکن پھر جب مجھے ایک دن اس میڈم نے ایک دوائی دی اور کہا کہ اگر میں یہ دیسی گھی میں ملا کر مریضہ کی ناک میں ملا دوں تو وہ مجھے اور زیادہ رقم دیں گی، میرا لالچ بڑھنے لگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے یہ دوا ملانی شروع کر دی۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا تھا، مجھے بس پیسوں سے مطلب تھا جو میں ایک ڈبے میں ڈال کر آیا کرتی تھی اور آتے ہی صندوق میں چھپا دیا کرتی۔ لیکن میڈم کبھی کبھی یہ کام کرنے کو کہا کرتی تھی اور ایک دن مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس دوائی کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا۔ اس دن میں نے میڈم کو بہت برا بھلا کہا کہ یہ کام میں اب نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں، مگر میڈم نے مجھے اس کے بدلے زیادہ رقم دے کر خرید لیا۔ میرا ضمیر بک چکا تھا، مجھے اپنی مجبوریاں محرومیاں سب یاد آنے لگی کہ کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تھا اور میں نے کس حالت میں جوانی گزاری تھی۔ اب میں بھی اپنی زندگی کی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے پاس پیسہ ہونا ضروری تھا کیونکہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، اچھا داماد بھی۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے۔ لیکن میری بدقسمتی دیکھو، بے خیالی میں اس دن میں سائرہ کے لیے وہی دوائی ملا ہوا گھی لے گئی اور قدرت شاید مجھے میرے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی۔ تبھی اتفاق سے سائرہ کی جگہ پر بیٹھی تھی اور میں نے تجھے وہ گھی لگا دیا اور رات کو جب تیرے پیٹ سے سرخ رنگ کے پھوڑے بننا شروع ہوئے تو میں سمجھ گئی کہ تیرے ساتھ وہ ہو چکا تھا جو میں آج تک دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ میں تجھے ہاسپٹل لے آئی تھی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، تیرا آپریشن کرنا پڑا اور بچے دانی نکالنی پڑ گئی کیونکہ وہ دوا کا زہر اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ اب تو ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی میری بچی، یہ تو کہتے ہوئے اماں زوروں سے رونے لگی اور میرے آنسو میرے اندر کہیں گرتے جا رہے تھے۔ اماں کے کیے کی سزا مجھے مل چکی تھی، میں ایک عورت ہو کر بھی ماں بننے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مانا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی مگر مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے، مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگا تھا۔ ویسے بھی میں شکل و صورت میں کچھ خاص نہیں تھی اور اب تو ماں بننے کا حق بھی چھین چکا تھا۔ مجھ سے اب کون کرتا مجھ سے شادی؟ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر میں خاموش رہی۔ اماں نے بتایا کہ ڈاکٹر سے کچھ لوگ غیر قانونی طور پر یہ علاج کروایا کرتے تھے، کوئی دشمنی میں اپنی ہی بہو کو بانجھ بنوانا چاہتی تھی تو کسی کو اپنے سوتن کے ساتھ یہ سب کرنا ہوتا، غرض طرح کے لوگ آیا کرتے اور دھوکے سے کسی کو بانجھ بنانے کے لیے بھاری رقم دے کر جاتی۔ مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی، کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں اور کچھ لوگ ان کا کام آسانی سے بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ میری ماں۔ انہوں نے جو کیا ان کی سزا مجھے ملی تھی مگر میں خوش تھی کہ اس دن میری جان سے پیاری دوست سائرہ بچ گئی، ورنہ میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی اور شاید مجھے اماں کا یہ راز بھی نہ معلوم پڑتا۔ بس اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی سکون سے گزرے اور میری ماں کو معافی مل جائے، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ کاش یہ خیال ان کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے وقت آ جاتا۔ اماں نے پولیس کو سارا کچھ بتا دیا تھا اس ڈاکٹر کے بارے میں اور ان سب خواتین کو بھی سچائی بتا دی تھی جن کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ آج اس ڈاکٹر کے ساتھ اماں بھی جیل میں تھی، حالانکہ ان کو بس 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ تھی۔ اماں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا تھا، ابھی نے یہ سب سہنا ہی تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا اور اماں کی رہا ہوتے ہی ایک دن میرے لیے عدنان کا رشتہ آ گیا جو عمر میں مجھ سے 5 سال بڑا تھا، لیکن اس کی بیوی کو فوت ہوئے 10 ماہ ہوئے تھی۔ اس کا 1 سال کا معصوم سا بچہ تھا جسے ماں کی ضرورت تھی۔ عدنان شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے بچے کے لیے سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر کسی نے میرے بارے میں بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور اس بچے کو ماں بن کے پال سکتی ہوں۔ یوں میں سادگی سے عدنان کی زندگی میں آ گئی۔ مجھے میرے صبر کا میٹھا پھل ملا تھا۔ افنان میرا بیٹا جس میں میری جان ہے اور عدنان اتنے اچھے شوہر ثابت ہوں گے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔
وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ اتنے خوش شکل ہیں، لیکن کبھی انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ میں ان سے کم صورت ہوں۔ وہ کہتے ہیں نوشین تمہارا دل بہت خوبصورت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے۔ ان کے یہ الفاظ مجھ میں قوت دیتے ہیں۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔